सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वॉइस क्वालिटी भी सभी तक ठीक ठाक पहुंच रही होगी। वो एक व्यक्ति रिप्लाई कर दें ताकि हम क्लास को फिर आगे संचालित कर सकें। आवाज की क्वालिटी जा रही है ना? ठीक है। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में हैं। वैसे गणित में एलिगेशन का सेट मैंने आप सभी को भेज दिया है। कितने लोगों ने उसको बनाया है वो एक बार हाथ खड़े करें। जो 20 से आगे जिन्होंने बनाकर देखा है उस सेट में एक बार हैंड रेज कर देंगे। केवल एक हाथ मुझे खड़ा दिख रहा है अभी। मैं चाहूंगा कि सभी अभ्यर्थी उसे प्रयास करके थोड़ा सा बनाएं और उस पर अभ्यास करें। मैं 20 के आगे वाले प्रश्नों को बहुत जल्द इसी एक आध दिन में देखने वाला हूं। हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम में चल रहे थे, नदी तंत्र में चल रहे थे। और नदी तंत्र की कड़ी में आपने कल जिस टॉपिक पर कक्षा को छोड़ा था वह था कि तीन मुख्य नदी तंत्र हैं। एक सिंधु है, दूसरा गंगा है और तीसरा ब्रह्मपुत्र है। लेकिन इसके पहले हमने दो प्रकार के नदी तंत्र को देखा था, जिसमें एक हिमालयी नदी तंत्र है और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। हिमालय और प्रायद्वीपीय का बेसिक अंतर यह था कि हिमालय के तंत्र सदाबहानियों में गिने जाते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदी का जो तंत्र है वह बरसाती या मौसमी के रूप में गिना जाता है। ग्लेशियर से हिमालय नदी तंत्र का निर्माण होता है, जबकि वर्षा जल से प्रायद्वीपीय तंत्रों का निर्माण होता है। तो आज हम उसके तीन उपभाग पर थे और यहीं से क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। हमें मैप की आवश्यकता पड़ सकती है। एक मैप मैं यहाँ इंपोर्ट कर देता हूं ताकि कक्षा थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या ये मैप आप सभी को दिख पा रहा है? दिख रहा होगा। जूम इन जूम आउट करके भी आप इसको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझने योग्य है कि जो हिमालय नदी का तंत्र है, जिसके हमने तीन उपभाग लिखे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका इतिहास क्या है। तो वैसे तो कल हमने तीन पार्ट्स करके रख दिया था, उसके आगे हमें लिखना ही है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। कहा जाता है कि जो हिमालय तंत्र का निर्माण हुआ है उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। पर्वत का भी इतिहास है। पर्वत के इतिहास को हमने ओलिगोसिन काल, मायोसिन काल और अन्य कालों में बांट कर देख लिया था। लेकिन जब हम ड्रेनेज सिस्टम के विकास को देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज जितने भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, खास करके जो पूरब की ओर बहती है, वो इंडो ब्रह्म का हिस्सा था प्राचीन काल में। इसको सभी अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। आप यदि इस मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस नक्शे में ब्रह्मपुत्र कुछ इस तरह से निकलता है तिब्बत के बगल से, और आगे जाकर घूमकर आप देखेंगे नीचे की ओर होकर बंगाल की खाड़ी में आता है। दिशाओं को याद रखना चाहिए। यदि आप इस कड़ी में देखेंगे गंगा, तो गंगा हिमालय के गंगोत्री से ऐसे निकल रही है और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल में चली जा रही है और खाड़ी में जाके गिर रही है। गंगा का लाइन देख सकते हैं। और ठीक बगल से यमुनेत्री से यमुना भी निकल रही है। तो हिमालय से जो भी नदियां निकली है, ऐसा कहा जाता है कि इंडो ब्रह्म या शिवालिक का पार्ट था प्राचीन काल में। इसको ध्यान रखना है। और ऐसे संकेत भी मिले हैं, खास करके टेथी सागर के अवशेष के रूप में। तो इसको हर हाल में याद रखना चाहिए। वैसे आपने तीन पार्ट तो कर ही लिया था, उसमें कुछ नोट्स लिख दीजिए। आज नोट नंबर 1 लिख दीजिए। ठीक है। नोट नंबर 1 लिखिए। वर्तमान में वर्तमान में
वर्तमान में हिमालय तंत्र की नदियां पूर्व के इंडो ब्रह्म या शिवालिक का हिस्सा है। पूर्व के इंडो ब्रह्म या शिवालिक का हिस्सा है। इंडो ब्रह्म या शिवालिक का हिस्सा है। शिवालिक का हिस्सा है। ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दीजिए मायोसिन काल। मायोसिन काल। नोट नंबर 2 लिखिए, यह सब पूछा जा सकता है। नोट नंबर 2 में लिखिए तेथिस सागर का अवशेष इंडो ब्रह्म कहलाता है। तेथिस सागर का अवशेष इंडो ब्रह्म कहलाता है। इंडो ब्रह्म कहलाता है। तेथिस सागर का अवशेष इंडो ब्रह्म कहलाता है। अब जैसे कि कल आपने देखा कि इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटकर देखा था, आज इसी की हम पुनः व्याख्या भी करेंगे। और यहां से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं परीक्षा में। सबसे पहला होगा सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे गंगा। पश्चिम से हम पूर्व की ओर अध्ययन करेंगे। और तीसरे में अध्ययन करेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यदि किसी ने ना लिखा हो तो आज भी इसको लिख सकते हैं, मैंने कल यहां तक लिखवाया था। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और सबसे पहला हेडिंग बना लीजिए सिंधु। हेडिंग बना लीजिए सिंधु नदी तंत्र। इस पर चर्चा आरंभ करेंगे। यदि इस मैप को हम ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं? इस मैप में हम पाते हैं कि पश्चिम भारत का जो इलाका है, हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यहां पर आपको दिखेगा इंडस लिखा हुआ है। ये इंडस है। और आप देखेंगे इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम है, रावी है, चिनाब आपको मिल जाएगा, यहां बीच में ही मिल जाएगा, सतलज मिल जाएगा आपको इस तरफ। यानी ये जो आपका हिमालय है, जो जम्मू कश्मीर के आसपास का हिमालय है नक्शे में, वहां से ये सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही हैं। और देखिए कुछ इस तरह से आ रही हैं, यानी पाकिस्तान से होते हुए आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, दिशा पता होना चाहिए। कल भी आपने यूपी पीसीएस में देखा कि अलग अलग प्रारूप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इतिहास में तो कालक्रम से कितने सारे प्रश्न थे। मैंने कहा भी था कि एक बार देख के आ जाइएगा। इसी तरह से ज्योग्राफी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछ देगा कि सबसे उत्तर में कौन सी नदी है, तो इंडस है, उसके बाद झेलम है, उसके बाद रावी है, उसके बाद सतलज है, बीच में कहीं चिनाब है। तो क्रम भी याद रखना है। इस तरह से सिंधु बहकर आती है और यह हिमालय का सबसे लंबा नदी तंत्र भी माना जा सकता है। लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट, यह विश्व की सबसे बड़ी यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। नदी द्रोणियों में से एक है और हिमालय का सबसे लंबा नदी तंत्र है। और हिमालय का सबसे लंबा
नदी तंत्र है? ब्रैकेट में लंबाई 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, एक है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर तिब्बत में, यह चेमयुंगडुंग से निकलती है, इसको ध्यान रखना है। और लंबाई तो बिल्कुल ध्यान रखना है, गंगा से भी लंबी है, 2880 है। तो दूसरा पॉइंट ऐड कर दीजिए, यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमडुंगयुंग ग्लेशियर, चेमडुंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमडुंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसका दूसरा नाम, जिसका दूसरा नाम शेरमुख बोखरचू, जिसका दूसरा नाम शेरमुख बोखरचू एवं सिंगी खंबान है। सिंगी खंबान है, शेरमुख बोखरचू अथवा सिंगी खंबान है। ठीक है। इसी ग्लेशियर के तीन नाम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब प्रवेश कैसी करती है? तो बहुत स्पष्ट है कि नक्शे में इस दिशा को नॉर्थ कहते हैं और इसको वेस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच उत्तर पश्चिम में ही प्रवेश कर रही है, तो दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। लिख दीजिए, सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, और हिमालय पर्वत को काटकर, हिमालय पर्वत को काटकर जम्मू कश्मीर के दमचौक में, जम्मू कश्मीर के दमचौक में, जम्मू कश्मीर के दमचौक में भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में गिलगिट के पास, गिलगिट, लद्दाख श्रेणी में गिलगिट के पास एक जगह है वुंजी, वुंजी नामक स्थान पर गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज माने गड्ढा, गॉर्ज बनाती है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, नक्शे को यदि गौर से देखा जाए तो आप देखिए कि नदी निकल कैसे रही है, इस तरह से निकल रही है, और जो निकल रही है तो ऊपर से फिर क्या हो रही है, नीचे की तरफ मुड़ रही है, ध्यान रखना है। तो ये जो नदी है यह पाकिस्तान से होकर भी जाती है और भारत में भी आ जाती है, इसीलिए दो देशों के बीच में अक्सर जो जल विवाद देखने को मिलता है
उसका निराकरण सिंधु समझौते के माध्यम से 1960 में किया गया था। तो पहले यह जान लेते हैं कि प्रवेश कहां से करती है। तो याद रखना है कि लद्दाख, बाल्टिस्तान इसी एरिया में पड़ेगा, और एक जगह है गिलगिट, इसके आसपास से होते हुए, और एक जगह है दार्दिस्तान, दार्दिस्तान से होते हुए प्रवेश करती है पाकिस्तान में। इसको लिख दीजिए। देखिए, सिंधु नदी लद्दाख, सिंधु नदी लद्दाख, लद्दाख कौमा बाल्टिस्तान, लद्दाख कौमा बाल्टिस्तान, और गिलगिट से होकर बहती हुई, गिलगिट से होकर बहती हुई दार्दिस्तान प्रदेश में, दार्दिस्तान प्रदेश में चिल्लास के निकट, चिल्लास एक जगह है, चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो कोई बता सकते हैं आप में कि सिंधु की 5 मुख्य सहायक नदियां जो भारत की ओर आती है वो कौन कौन सी है, और 3 सहायक नदी जो पाकिस्तान की ओर जाती है वो कौन कौन सी है? वेरी गुड। हाँ, 5 नदियां हैं। तो इसको भी लिख दीजिए। देखिए, सिंधु की 5 नदियां, 5 सहायक नदियां भारत की ओर प्रवाहित होती है। सिंधु की 5 सहायक नदियां भारत की ओर प्रवाहित होती है। सिंधु की 5 सहायक नदियां भारत की ओर प्रवाहित होती है। जैसे, जैसे झेलम, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। व्यास और सतलज, इन पांचों को कहते हैं पंचनद। तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इन्हें पंचनद कहा जाता है। 5 रिवर्स। पंचनद। जबकि 3 सहायक नदियां गिलगिट, श्योक और जास्कर पाकिस्तान की ओर बहती है। 3 सहायक नदियां गिलगिट, श्योक और जास्कर पाकिस्तान की ओर बहती है, पाकिस्तान की ओर बहती है, बहती है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन जो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन यहां से पूछता है, वो क्वेश्चन क्या आता है? अब सिंधु इस तरह से आकर नीचे की तरफ गिर रही है, तो पाकिस्तान तो इसके ऊपर है, इधर है। अब भारत इस तरफ है, तो आपसे पूछेगा कि दाईं और कौन सी नदी बहती है। तो यदि इस तरह से नदी गिर रही है नीचे, तो दाईं और जो बहती है, जैसे नदियां हैं भी बनाई हुई दाईं तरफ, तो दाईं तरफ वो 5 नदियां हैं, और बाईं तरफ वो 3 नदियां हैं। पाकिस्तान वाला बायां साइड होगा, नक्शे में देख लीजिए। और भारत की ओर जो सतलज, चिनाब, व्यास, रावी, झेलम इत्यादि बहता है, बहती है, वो सब क्या होगा? राइट साइड की तरफ होगा। तो साइड को जरूर ध्यान में रखें, ये सब नंबर बढ़ा सकते हैं परीक्षा में। देखिए, अन्य सहायक नदी, एक आध का और नाम डाल दीजिए। भुजा, ह हर्षुकार, ज आकर,
अन्य सहायक नदी भुजा, कौमा नुब्रा, भुजा, कौमा नुब्रा और शिगारा, तालवेशा हर्षिकार, ग आकार र आकार, शिगारा, शिगारा। इसको ध्यान रखना है, नोट लिखिए। तो चूंकि पहले समझ भी लेते हैं थोड़ा सा। अब नदियों के मामले में ऐसा है, नदियां तो देश को देखकर नहीं बहती है, नदियां अपने हिसाब से बहती है, भौगोलिक ढलान की ओर बहती है। तो कई बार ऐसा होता है, उद्गम स्थल कोई एक ऐसा देश होता है जहां नदियों का पानी कम ही टिक पाता है और किसी बगल के देश में ज्यादा पानी चला जाता है। तो यही स्थिति है भारत पाकिस्तान के साथ। तो 1960 में, अब चूंकि भारत पानी रोक भी सकता है, और अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जब हमला हुआ था, आतंकवादी वारदात भारत में हुई थी, उसके बाद देश के रक्षा तंत्र ने और पीएमओ ने मिलकर यह फैसला लिया कि हम सिंधु का पानी रोक देंगे। आपने सुना भी होगा, सबने इस न्यूज को देखा होगा कि पानी रोकने की तैयारी सरकार कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहना तो आसान है लेकिन पानी को रोकना आसान नहीं है। जैसे नेपाल से यदि बिहार की तरफ बाढ़ आती है, इतना ज्यादा क्यूसेक पानी होता है कि यदि रोक भी लिया तो अपने देश में ही तबाही बुला लेंगे, विनाश को आमंत्रण देंगे। तो यही स्थिति यहां पर है। तो 1960 में एक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता, और उसमें कहा गया कि जो सिंधु की सहायक नदियां और सिंधु है, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। इससे पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा और जीवन संतुलन भी इससे स्थापित बना रहेगा। यह समझौता हुआ था, इसको लिखना चाहिए, लिख दीजिए। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ, ब्रैकेट में भारत पाक के बीच। सिंधु नदी जल समझौता भारत पाक के बीच हुआ 1960, जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिसके अनुसार सिंधु, चेनाब और झेलम, जिसके अनुसार सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी 80% पानी का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान करेगा। ठीक है। अब एक दूसरा जो मुख्य टॉपिक था वो था कि सिंधु पर बांध किसका रहेगा, तो भारत का रहेगा। इसमें द हेग, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, वहां इस बात को लेकर भारत के पक्ष में फैसला आया था। इसको नोट में मेंशन कर दीजिए, लिखिए नोट में, सिंधु नदी जल विवाद पर, सिंधु नदी जल विवाद पर, सिंधु नदी जल विवाद पर बांध बनाने को लेकर, बांध बनाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला दिया, भारत के पक्ष में फैसला दिया, फैसला दिया। नोट नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, ब्रैकेट में नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, तय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अब आपसे पूछ सकता है कि सिंधु नदी पहाड़ को छोड़कर मैदान में कहां प्रवेश करती है, तो अटक के पास, अटक एक स्थान का नाम है, लिख दीजिए अगला पॉइंट, अटक के निकट,
कटक के निकट सिंधु नदी, कटक के निकट सिंधु नदी पर्वत को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पर्वत को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां दाईं ओर से काबुल नदी आकर मिलती है। जहां दाईं ओर से काबुल नदी आकर मिलती है। काबुल नदी आकर मिलती है, मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु के दाएं तट की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। सिंधु के दाएं तट की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं कुर्रम, क हर्षु का र पर रेफ म, कुर्रम, कुर्रम, कौमा तोची, तो ओ कार च दीर्घी कार, तोची। तोची के बाद लिखिए अगला गोमल, ग ओकार मल, गोमल, गोमल। बिबोआ, ब हर्षिकार ब ओकार और आ, बिबोआ। तथा संगर, स पर अनुस्वर गर, संगर। देखिए इसके बाद सिंधु दक्षिण दिशा में बहती है। इसके बाद सिंधु दक्षिण दिशा में बहती है, दक्षिण दिशा में बहती है, जहां मिठानकोट, मिठानकोट के पास आकर, मिठानकोट के पास आकर पंचनद इसमें मिल जाती है। ठीक है, पंचनद लिखवा दिए हैं, 5 नदियां, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। मिठानकोट के पास आकर पंचनद इसमें मिल जाती है और अंत में कराची के पूरब में सिंधु अरब सागर में मिल जाती है। और अंत में कराची के पूरब में अरब सागर में मिल जाती है। अब आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिए, पूछेगा यह क्वेश्चन कि सिंधु नदी भारत के किस किस राज्य से होकर बहती है? कौन कौन सा स्टेट होगा या यूटी होगा, कौन कौन सा होगा? नक्शा देखकर बताइए, नक्शा भी सामने है, उत्तर भी सामने है, बनावट भी सामने है, इसको देखकर बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखिए ऊपर से ऐसे घूम कर आ रही है नीचे, तो यहां 2 ही को टच कर रही है, फिर तो पाकिस्तान में आ गई, उसके बाद भारत को छू ही नहीं रही है उस जगह पर। ठीक है, तो लिख दीजिए बाकी सिंधु की सहायक नदियां आ रही हैं भारत। लिख दीजिए सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बहती है, लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है। ब्रैकेट में लंबाई 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। ये कहां पर लंबाई? भारत में, इसको याद रखना है, 1114 किलोमीटर। अब हम सिंधु के बंटवारे में चलेंगे, इसके कौन से सब पार्ट्स हैं? हेडिंग बनाइए, सिंधु की सहायक नदियां।
सिंधु की सहायक नदियां 5 हैं। झेलम मुख्य 5 हैं। चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 सहायक नदियां हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, 5 को लिख भी लेंगे और सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे झेलम। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि झेलम क्यों उल्लेखनीय है। तो एक शेषनाग नाम का झील है जिसको हम बेरीनाग झरना भी कहते हैं, वहां से निकलती है और ध्यान रखना है कि 4900 मीटर की हाइट से गिरती है और वहां से निकलती है। तो जब 5000 मीटर के आसपास से गिरेगी तो फ्लो ज्यादा होगा इसमें, तो इसलिए इसमें फ्लो बहुत अधिक है। इसको आप लिख सकते हैं, लिखिए, यह पीर पंजाल श्रेणी के शेषनाग झील, यह पीर पंजाल श्रेणी के शेषनाग झील या बेरीनाग, ब एकार रद रिहकार, बेरीनाग झरने से निकलती है। शेषनाग झील अथवा बेरीनाग झरने से निकलती है, निकलती है, जिसकी ऊंचाई 4900 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 4900 मीटर है, 4900 मीटर, 4900 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, यह नदी पीर पंजाल पर्वत में 200 मीटर गहरा खड्डा बनाती है। यह नदी पीर पंजाल पर्वत में 200 मीटर गहरा खड्डा बनाती है, बनाती है। तो सोचिए 200 मीटर कितना गहरा हुआ, कल्पना करके आप देख सकते हैं। आप एक लंबाई माप के देख लीजिए, 100 मीटर कितना लंबा होता है और उसको डबल कर दीजिए, इतना गहरा खड्डा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इतनी हाइट से गिरती है कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो गड्ढा बन जाता है, गॉर्ज बन जाता है। इसको ध्यान में रखना है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है इसमें, मिलती तो इसमें कई सारी नदियां आकर हैं, लेकिन एक नदी है जिसके बारे में पूछा जाता है, इसका नाम है लिदर, LIDDAR, लीडर रिवर। यह इसी में आके मिलती है, इसको मेंशन कीजिए। देखिए, अति महत्वपूर्ण लिदर, ल हर्षिकार द संयुक्त र, अति महत्वपूर्ण लिदर नदी इसमें आकर मिलती है। लिदर नदी इसमें आकर मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, भारत पाक के बीच 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, 170 मीटर्स। देखिए, झंग, झ पर अंस्वर ग, झंग ब्रैकेट में पाकिस्तान जगह का नाम है, झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। झंग के निकट, झंग ब्रैकेट में पाकिस्तान, झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर, कुल लंबाई 724 किलोमीटर। सहायक नदी
झेलम की सहायक नदी किशनगंज, कुमार और नीलम। कुमार और नीलम। अच्छा, कोई पूछेगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है पांचों में, तो क्या जवाब देंगे? कौन सी नदी है सबसे बड़ी? चिनाब है, इसको याद रखना है। चिनाब है, केवल चिनाब एक नंबर पर है, और दूसरा पर है रावी। यदि आपसे यह पूछ ले कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब, और नंबर दो पर रावी। झेलम को कभी टिक नहीं करना है उसमें, इसको ध्यान में रखना है। हम जब चिनाब में भी जा ही रहे हैं, हेडिंग बना के लिखिए चिनाब, चिनाब नदी। अब इसके बारे में जान लीजिए। ये एक ऐसी नदी है जो किसी हिमनद से नहीं निकलती है, बल्कि वारालाचा दर्रा पढ़ाए थे। कहां पर है वारालाचा? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला और वारालाचा हिमाचल प्रदेश में। कल भी आपने दर्रों से क्वेश्चन देखा था। तो वारालाचा दर्रे से निकलती है, और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तो इसको लिख दीजिए। यह नदी किसी हिमनद से नहीं निकलकर, यह नदी किसी हिमनद से नहीं निकलकर किसी हिमनद से नहीं निकलकर वारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। वारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। तो एक बात ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा के मिलन से यह नदी बनती है, इसको भी ध्यान रखना है। तो लिख दीजिए, हिमाचल में इसे चंद्र और भागा के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल में इसे चंद्र और भागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र और भागा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी सहायक नदी रावी है। इसकी सहायक नदी रावी है, जो पंजाब के हरी बैराज के स्थल के पास, जो पंजाब के हरी बैराज के स्थल के पास सतलज में मिल जाता है। नोट लिखिए। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी पंजाब की हरी बैराज से ही निकलती है। पंजाब के हरी बैराज से ही निकलती है। ठीक है।
इसको ध्यान में रखिएगा। यह राजस्थान को भी लाभ देती है, यह नहर, इसको भी ध्यान में रखना है, जिसको हम आगे देखेंगे। नीचे लिखिए लंबाई, चिनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर। उसके नीचे लिखिए जल क्षेत्र, मतलब कितना एरिया में इसका पानी जाता है। जल क्षेत्र तीर का चिन्ह 26,755 वर्ग किलोमीटर। 26,755 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक होगा रावी नदी। रावी नदी, पहला पॉइंट तो स्पष्ट है कि चिनाब के बाद क्या है, ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको लिख दीजिए, सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोई बता सकते हैं कि निकलती कहां से है रावी? वेरी गुड। कुल्लू का जो क्षेत्र है, कुल्लू पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, वहां रोहतांग दर्रे के पश्चिमी हिस्से से निकलती है। इसको लिख दीजिए, उद्गम, पीर का चिन्ह, उद्गम कुल्लू पहाड़ी ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। कुल्लू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, और लंबाई 725 किलोमीटर। इसको भी लिख दीजिए। लंबाई 725 किलोमीटर। ठीक है, इसमें इतनी ही बातें काफी है रावी में। इसके बाद लिखिए व्यास नदी। व्यास नदी, ये कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। इसमें लिख दीजिए उद्गम, रोहतांग दर्रा का व्यास कुंड, उद्गम रोहतांग दर्रा का व्यास कुंड। हाइट 4,000 मीटर ब्रैकेट में। छोटी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई 470 किलोमीटर होगी, 470। लंबाई 470 किलोमीटर। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, हरी के नामक स्थान पर सतलज में मिलती है। मैंने लिखवाया है कि यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड, हाइट है 4,000 मीटर ऊपर। अगला बिंदु है लंबाई 470, 470। और तीसरा पॉइंट था हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है। हरिके, ब्रैकेट में पंजाब। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रख लीजिए। याद रखना है झेलम को, याद रखना है चिनाब को, याद रखना है रावी को मुख्य रूप से, और अंत में सतलज को। हेडिंग में लिखिए सतलज नदी। एक राकस झील है,
राकस कहते हैं, या राक्षस ताल भी कहते हैं, उत्तराखंड वाला। तो यह राक्षस ताल से ही निकलती है, इसको ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि लगभग 4555 मीटर के हाइट से गिरती है। हिमालय की ग्लेशियर की जो भी नदी है वो 4000 के ऊपर से ही गिरती है, और यही कारण है कि फ्लो बहुत ज्यादा तेज फ्लो होता है। और आपने सिपकिला दर्रा पढ़ा हुआ है, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो सिपकिला दर्रे से इसका उद्गम है। इस तीन बातों को लिख दीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, यह राकस अथवा राक्षस ताल झील मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। राकस अथवा राक्षस ताल झील मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। निकलती है। ऊंचाई ब्रैकेट में वही लिख दीजिए, 4555, 4555 मीटर। लंबाई लिखिए 1050 किलोमीटर। लंबाई 1050 किलोमीटर। 1050 किलोमीटर। लिखिए उद्गम पहाड़ी सिपकिला दर्रा। इसको काट दीजिए, लाइन थोड़ा ठीक नहीं हो, उद्गम पहाड़ी नहीं लिखना चाहिए, इस लाइन को काट दीजिए। देखिए यह सिपकिला दर्रा से होकर बहती है, ये लिखिए, यह सिपकिला दर्रा से होकर बहती है और पंजाब के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अति महत्वपूर्ण भाखड़ा नांगल परियोजना, अति महत्वपूर्ण भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में है। सतलज नदी पर पंजाब में है। सतलज नदी पर पंजाब में है। एक बात ध्यान रखना है, इसी बांध की विशालता को देखकर एक जमाने में नेहरू जी ने भारतीय बांधों को मंदिर की संज्ञा दी थी। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में, ऐसे कौन से व्यक्ति रहे जिन्होंने बांधों को मंदिरों की संज्ञा दी? तो ऐसे कहने वाले प्रथम व्यक्ति नेहरू थे। लिख दीजिए, इस बांध की विशालता को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने, इस बांध की विशालता को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने इसे, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय बांधों को मंदिरों की संज्ञा दी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय बांधों को मंदिरों की संज्ञा दी। ठीक है, मंदिरों की संज्ञा दी। बांध बनने से बहुत राहत हुआ, कम से कम इतना तो हुआ कि बांध के बीच तो लोग जबरदस्ती बसे हुए हैं, सबको पुनर्वास की भूमि मिली। लेकिन भारत में एक कॉन्सेप्ट है कि जो जन्म स्थान होता है उसको छोड़कर नहीं जाते हैं, आपने जरूर सुना होगा। और यह कॉन्सेप्ट भारत के लगभग समस्त भागों में आपको मिल जाएगा कि जो जिसका जन्म स्थान है उसको छोड़कर वो नहीं जा सकता है, वहां रहेगा ही रहेगा। तो सरकार का यह मिशन बाद में थोड़ा सा फेलियर भी साबित हुआ। बांध तो बना दिया, अब दो बांधों के बीच में जो गांव पकड़ा गया वो लोग बाहर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा कि जैसे दो बांध है तो आप किसी एक छोर पर जाकर उस तरफ बस जाइए, पुनर्वास की भूमि आवंटित की गई। लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं माना। तो इसका कारण ये रहा कि बार बार बाढ़ में देखेंगे आप बजट का प्रावधान करना पड़ता है। डूबता वही क्षेत्र है जो बांध के बीच में है।
अक्सर ऐसा होता है कि बांध टूटने की स्थिति में नहीं होता है, तो जब बीच वाले लोग डूबने लगते हैं तो बांध को तोड़ देते हैं। सबको पता है कि नहीं ये सबको पता होगा। बांध को जबरदस्ती तोड़ देते हैं जब देखते हैं कि बीच में पानी काफी हाइट तक चला गया है। तो सरकार के इस मिशन को फेल करने में ऐसे लोग बहुत आगे हैं, और उनके पूर्वज उससे भी आगे थे। आपको बता दूं कि एक कोसी बांध बना था। कोसी बांध जो हमारे क्षेत्र में पड़ता भी है। कोसी बांध जब बना तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम में उसका नक्शा ये नहीं था जो आज है। वो भखराइन को लेकर और बाकी एक गांव है उसको लेकर चपेट में लेते हुए आगे जा रहा था। इस साइड के लोग शरीर से अधिक मजबूत और संख्या बल में ज्यादा थे, तो इन लोगों ने धरना दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर रात को बांध बनवाता था, दिन में बांध बनवाता था, तो गांव के लोग जाके रात को क्या करते थे, उस बांध को पूरा प्लेन कर दिया करते थे। जितना काम करता था ए मिलकर, बी उतना काम रात में घटा दिया करता था। बहुत दिन तक ये चलता रहा। काफी संघर्ष के बाद फिर नक्शा बदला गया और पूर्व धकेल कर करहारा वगैरह के गांव से निकाल दिया गया। खास करके उन क्षेत्रों से आप हैं तो अधिक इसको जोड़ पाएंगे। तो जब बांध बनता है तो बड़ी कशमकश होती है। जो गांव बांध के बीच में आ जाता है वो निकलने के लिए जी जान एक कर देता है। उसको पता होता है कि आज के बाद ये गांव क्या होगा, डूब जाएगा। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि जहां विरल आबादी हो, कम आबादी हो, उन क्षेत्रों से बांध को निकाला जाए। इसको ध्यान में रखा जाता है। मैं आगे चलूंगा, इसमें एक दो बातें और आप ऐड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिमालय की जितनी श्रेणियां हैं, यह सभी श्रेणियों को काटने वाली एकमात्र नदी है सतलज। लिख दीजिए, सतलज एक ऐसी नदी है जो हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। सतलज एक ऐसी नदी है जो हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। हिमालय के सभी सहायक नदियों को काटती है, काटती है। इसकी एकमात्र सहायक नदी व्यास है। इसकी एकमात्र सहायक नदी व्यास है। व्यास है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान में अलीपुर के निकट चिनाब में मिल जाती है। पाकिस्तान में अलीपुर के निकट चिनाब में मिल जाती है। चिनाब में मिल जाती है। चिनाब में मिल जाती है। सतलज हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती। ठीक है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण है उसका, हाँ छोटू जी कहा जाए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है, जैसे हमने इंडो ब्रह्म भी पढ़ा, ऐसी नदियां जिसका उद्गम काल हिमालय से भी पहले का है, वो पूर्ववर्ती है। और जो हिमालय के बाद क्रिएट हुई है वो अनुवर्ती है। दो प्रकार की नदियां हैं। तो यह इंडो ब्रह्म का हिस्सा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए, गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा है, इसको अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, गंगा नदी तंत्र, और कहीं जगह बनाकर अन्य बातें लिख लीजिए चार पांच। गंगा वाला कल शुरू करेंगे, अन्य बातें। पहले पूछ लेते हैं, यह क्वेश्चन 100 बार से अधिक पूछा हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, तीनों एक ही का नाम है। वेरी गुड, लिख दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। किस नदी पर है?
जो शरावती नदी पर है, कर्नाटक, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। शरावती नदी पर कर्नाटक में है। एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो राजस्थान में बहती है और लुप्त हो जाती है। लूनी। ध्यान रखिएगा, एकमात्र नदी है जो बहती है और मिट्टी के नीचे लुप्त हो जाती है, और इसका प्रकार है लवणीय नदी। पूछा जाता है कि इन चार ऑप्शंस में से, विकल्पों में से कौन सी एक नदी लवणीय नदी है, तो लवणीय का एग्जाम्पल भी लूनी हो जाएगा। इसमें सॉल्ट अधिक है, इसको लिख लीजिए। देखिए, लूनी नदी लवणीय नदी कहलाती है। लूनी नदी लवणीय नदी कहलाती है। लवणीय नदी कहलाती है, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी तंत्र है। वो मुझे बताएंगे कि तीन तट मैंने पढ़ाया था, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, और एक था कोरोमंडल जो पूर्व की तरफ था। कोंकण तट की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? वेरी गुड, कालिंदी, शरावती और नेत्रावती। और कन्नड़ तट की नदियां कौन सी हैं? जवाली, बैसाखी और मांडवी। ठीक है, इस दोनों को लिख दीजिए। देखिए, कोंकण तट की महत्वपूर्ण नदियां हैं, कोंकण तट की महत्वपूर्ण नदियां हैं, कोंकण तट की महत्वपूर्ण नदियां हैं कालिंदी, शरावती और नेत्रावती। कालिंदी, शरावती और नेत्रावती, इसको अंडरलाइन कर लें, पूछा जाएगा। कालिंदी, शरावती और नेत्रावती। नेक्स्ट, कन्नड़ तट की महत्वपूर्ण नदियां हैं जवाली, वैशाखी एवं मांडवी। जवाली, वैशाखी एवं मांडवी, तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। जवाली, वैशाखी एवं मांडवी। यह गोवा की प्रमुख नदियां हैं। ऐड कर दीजिए इसमें पॉइंट। यह गोवा की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, खनिज में एक पॉइंट लिखवाएंगे, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। एक मार्मू गोवा बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। भारत यहां से लोहा का निर्यात जापान और कोरिया को करता है, क्योंकि भारत में लगभग दुनिया में सबसे अधिक लोहा है। दुनिया का 20% लोहा अकेला भारत के पास है, तो भारत लोहा बेचने की स्थिति में है। तो गोवा के मार्मो गोवा बंदरगाह से जापान और कोरिया को लोहा बेचता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको लिख दीजिए। गोवा में मार्मू गोवा बंदरगाह है। गोवा में मार्मू गोवा बंदरगाह है। मार्मू गोवा बंदरगाह है, जहां से जहां से भारत जापान और कोरिया को जहां से भारत जापान और कोरिया को लोहे का निर्यात करता है। जापान और कोरिया को लोहे का निर्यात करता है। लोहे का
निर्यात करता है? कॉपी के सबसे टॉप पर लिख दीजिए, विश्व का 20% लोहा भारत के पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक दो बातें और लिख लीजिए। देखिए, केरल में भरत पूजा, भरत पूजा, केरल में भरत पूजा, कौमा पेरियार, प का र, हर्षिकार या का र, पेरियार नदी और आस्था पूजा नदी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील कहां पर है? बिलासपुर जिले में है, हिमाचल प्रदेश। इसको लिख दीजिए, पूछा जाएगा। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत में और भी बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ की ओर, वो नहीं। लिखिए, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील है, ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सा है? कहां कहां पर है सांभर? खारे पानी का। चिल्का झील। नमकीन पानी मिलता है, लिखवाए भी थे। आ, एक अगला पॉइंट ऐड कर दीजिए इसमें, एक बिंदु लिखिए। देखिए, जल प्रवाह के आयतन को क्यूसेक से मापा जाता है। जल प्रवाह के आयतन को जल प्रवाह के आयतन को क्यूसेक से मापा जाता है। आप देखेंगे जब बाढ़ आता है तो लिखा रहता है कि 55,000 क्यूसेक, 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो किसी क्यूसेक को याद रखिएगा। कॉपी के सबसे टॉप पर लिख लीजिए, सबसे ऊपर, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ओडिशा। जबकि दूसरे स्थान पर सांभर झील है, राजस्थान। जबकि दूसरे स्थान पर सांभर झील है, राजस्थान। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अंतर्देशीय झील, याद रहेगा, सीमा भी बनाता है ना पाकिस्तान के साथ। अंतर्देशीय झील। चिल्का और सांभर को याद रखेंगे, चिल्का को विशेष रूप से याद रखेंगे। चिल्का ओडिशा में लिखवाए भी थे कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फरक्का बैराज भारत का सबसे बड़ा बैराज है, बंगाल में है, ब्रैकेट में। फरक्का बैराज भारत का सबसे बड़ा बैराज है, ब्रैकेट में बंगाल।
बंगाल। आयतन लिखिए 55,000 क्यूसेक। आयतन 55,000 क्यूसेक। कोई बताएंगे मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये। और वैगई नदी के किनारे है। लास्ट पॉइंट में लिख दीजिए आज। लिखिए मीनाक्षी मंदिर मदुरई में वैगई नदी के किनारे है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में वैगई नदी के किनारे है। किनारे है। ठीक है। टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र। तो गंगा की क्लास हम कल देखेंगे और गंगा के बाद एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा ब्रह्मपुत्र, उसको साथ ही देख लेंगे। इसके साथ हम कुछ बूस्टर फैक्ट्स को लिखेंगे और बूस्टर लिखने के बाद टेस्ट सीरीज का अभ्यास करेंगे। यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर गणित में एलिगेशन के क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और पार्टनरशिप में जहां आपको दिक्कत हुई होगी उसको देखा जाएगा। इस प्रकार हम क्लास को भी आगे बढ़ाते रहेंगे और ज्योग्राफी में जब कुछ सेक्शन हो जाते हैं तब भौतिकी को जगह देंगे। मैं सोच रहा हूं कि एक आध चैप्टर के बाद फिजिक्स को जगह दिया जाए। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। शुभ रात्रि।